राजेश भाई साहब, आपसे आपके पास आऊँ, दो चीजें कह दूं। हालांकि ये मेरे ख्याल में रात तक ही आ जाएगा। जो मसाले के दाम बढ़ने की बात प्रोफेसर अखिल साहब ने कही, मसाले कम खाइए, ये वो कहेंगे बॉयल करके खा लीजिए, मसाला कम खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मोदी जी ने फॉर्मूला दिया है, क्योंकि ये मोदी जी का फॉर्मूला है। दूसरा, मैं एक आपने थोड़ा ऐसा काम कर दिया है जो राष्ट्र द्रोह के आसपास घूम रहा है। आपने मोदी जी से के लिए कहा है कि वो अपना पद छोड़ दें और दूसरे को पद दे दें। मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं है। मोदी जी अपने पद पे बने रहें, चाहे तो अगले 20 साल तक और बने रहें, लेकिन मोदी जी को, मैं राष्ट्रभक्त आदमी हूं, तो मोदी जी अपने पद पे रहें। आप ये सब बातें कहिए। मैं थोड़ा राजेश भाई साहब ये समझाइए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहे अगले 10-20 साल, 50 साल तक रहे, लेकिन बीजेपी अगर महिलाओं के बारे में बहुत सेंसिटिव है, तो वो आज ये तो कह सकती है ना, टिकट हम 33% महिलाओं को देंगे। वो ये कह सकती है कि हमारे जो मंत्री बने हैं वो कम से कम 33% हो जाएंगी महिलाएं। भाई सारी महिलाएं जो जीत रही हैं सबको मंत्री बना देंगे अगर वो 33% के अंदर है। तो बीजेपी को अगर वोट चाहिए था, और मैं इसको ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये मैं सटायर के रूप में नहीं, अगर बीजेपी का टारगेट था कि उसको महिलाएं उसको वोट देंगी, जैसे बीजेपी को लगता है, वो एक नैरेटिव बनाती है कि 3 तलाक से सारे मुस्लिम महिलाएं उसको वोट देती हैं, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सारा नियत का खेल है। हरदम ये समझ में आ रहा है कि नियत नहीं है इस तरह के कुछ काम की, और ये बैकफायर कर रहा है। राजेश भाई साहब जी, धन्यवाद आनंद जी। दरअसल आपने अनजाने में या जानबूझ के, मुझे लगता है, एक ट्रम्प कार्ड जो है खोल दिया है। ट्रम्प कार्ड इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, ये जरूरी है कि अगर किसी को 25% महिलाओं को टिकट देने हैं या 30%, तो आरक्षण अधिनियम ही आए। अरे भाई, बिना आरक्षण अधिनियम के आप अपनी पार्टी में 33% महिलाओं को टिकट दे दीजिए। उसके लिए तो कोई कानून की आवश्यकता ही नहीं है। चूंकि अभी तक ये जो हो रहा था वो ये ही हो रहा था, क्योंकि अब 9 साल तो बीत गए। 9 साल में तो आपको आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण की सुध नहीं आई। लेकिन जब आपने देख लिया कि लगातार 9 वर्षों में 15 विधानसभाओं में आप चुनाव हारे हैं, 5 जो विधानसभाओं के चुनाव अब सिर पर हैं, उनमें से कम 3 या 4 में तो हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे, और इस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 7-8 महीने के बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे, तो उन चुनावों में पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है। अगर स्थिति इतनी खराब है, तभी तो ये जो है गिमिक, मैं कहूंगा, इसको किया जा रहा है। अरे भाई, जो फैसला, जो भले ही वो पारित हो जाए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, और अगर वो 2029 के चुनाव में लागू होना है, तो आपात सत्र बुलाने की आवश्यकता क्या है खास? किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आज आप जो है 2 तारीख, 2 दिनों के लिए आपात सत्र बुलाइए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए इस बार इस सत्र को बुलाया जाना आवश्यक था? और ये 2015 में भी लाया जा सकता था, 16 में भी लाया जा सकता था, 17 में भी लाया जा सकता था, 18 में भी लाया जा सकता था। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक कोई चीज आसमान से टपकी हो और आपको इस तरह से करना पड़ा हो। दूसरी बात यह है आनंद जी, कि अब ये पार्टी चूंकि साल भर चुनाव के मोड में रहती है, चुनाव के तैयारियों में रहती है, तो इसलिए अब केवल जो एक प्रपंच होते हैं, चुनावी प्रपंच होते हैं, जो चुनावी रंग ढंग होते हैं, वो इनको बहुत उसकी आदत पड़ गई है। लगातार कोई ना कोई एक चीज निकालते रहो, नाटक नौटंकी करते रहो, मुद्दों से लोगों को भटकाते रहो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते, तो हो सकता है राहुल गांधी की अदानी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा आज भी चल रही होती। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए, तो हो सकता है कि आप के लोग ये सवाल करते कि आप बताइए कि 9 वर्षों में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, कितने प्रतिशत, कितने फीसदी महिलाएं, महंगाई कम हुई। अभी स्वामी साहब ने बहुत विस्तार से सारी बातें बताई। ये बात बिल्कुल सही है कि अब तो मध्यम वर्ग क्या, उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी 107 रुपए पेट्रोल खरीदना आसान नहीं है। जो महंगे सब्जियों के दाम आप देखिए, मसालों के दाम आप देखिए, 1100 रुपए का सिलेंडर लेते समय एक बार नहीं, 2 बार सोचना पड़ता है। और घरों में भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गैस भूल से खुली तो नहीं छूट गई, या ज्यादा तो नहीं जल रही है। तो जब ऐसी स्थितियां बन गई हों, तो ये तो बात तय है कि कोई बहुत सकारात्मक स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है।
दूसरी चीज ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही विशेष सत्र बुलाया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपने बोतल में बंद जिन्न को खोल दिया, जिन्न को ऐसे बाहर निकाल दिया। क्योंकि इससे पहले कितने फीसदी लोग ये जानते रहे होंगे कि महिला आरक्षण विधेयक दरअसल राजीव गांधी का सपना था। कितने फीसदी लोग, क्योंकि एक इतना पुराना समय बीत गया है, ना उसकी चर्चा हो रही थी। तो अब साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है इस 23 सालों में। 2000 के बाद मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल सोशल मीडिया, इंटरनेट, सारे माध्यम जो है वो अब सामने आ गए हैं। तो अब लोगों को सर्च करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे कि दरअसल महिला आरक्षण विधेयक का आगाज कहां से हुआ था, उसकी जड़ कहां पे है। और जब आप वहां पाएंगे कि एक राजीव गांधी नाम का एक प्राइम मिनिस्टर आया था जिसने सबसे पहले इस देश में महिला आरक्षण की बात की थी। अफसोस कि अब वो चला गया, हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जाते जाते ये काम तो कर ही गया था कि उसने पंचायतों से लेकर के नगर निगमों तक 50% महिला आरक्षण के संबंध में, भले ही वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता था। हमने देखा था बिहार सबसे पहला प्रदेश था, अगर मुझे ठीक याद है तो, जिसने 50% पद महिलाओं को पंचायत से लेके मेयर तक आरक्षित करने का फैसला लिया था। उसके बाद कई राज्यों में लिया, मध्य प्रदेश ने भी लिया, कई राज्यों में लिया। तो अगर राजीव गांधी नहीं होते तो इनको ये चुनावी फायदा उठाने का मौका भी कहां से मिलता। और माफ कीजिए, 9 वर्षों में किसी नए विधेयक पर, किसी नए मसले पर आप संसद की किसी कमेटी के द्वारा किया गया गहन शोध देख लीजिए, अगर हुआ हो तो। कोई एक विषय पर कोई लंबी कवायद हुई हो, आप देख लीजिए कि सांसदों की कमेटी ने बहुत लाइब्रेरी में जाकर के, मैदान में जाकर के बहुत ही गहन रिसर्च किया, शोध किया, और उसके बाद ये चीज अपनी प्रस्तुत की है। मौलिक कोई चीज है तो ये राजीव गांधी के टाइम पे ना। तो एक बात ये, तीसरी बात ये है कि साहब देखिए, ठीक है, मान लिया कि चुनाव की बात है और आप चुनाव के समय आप आना करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो अभी जो ओबीसी वाली बात आई, जाति वाली बात आई, आपको याद होगा आनंद जी, मुझे याद है जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तब ये विधेयक आया था। और देवेगौड़ा साहब है ना, 1996 की बात, नरसिंह राव की सरकार चली गई थी, देवेगौड़ा की आई थी, और वो जब सरकार बातचीत विमर्श चल रहा था, तो मुझे ये भी याद है कि उमा भारती ने तब ये मसला उठाया था और कहा था कि ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस आरक्षण विधेयक में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। वो तो 50% मांग रही थी, लेकिन एक बाद में तो देवेगौड़ा ने इस विधेयक को विचार के लिए भेज दिया था। अब वही उमा भारती ने कल फिर पत्रकारों से कहा है कि देखिए, मैं तो इस विधेयक को देख के बड़ी निराश हूं। मैं ये समझती थी कि जो मैंने 27, 28 साल, 29 साल पहले जो सुझाव देवेगौड़ा साहब को दिया था, क्योंकि संसद का मामला है तो ये सुझाव निश्चित रूप से आया होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं 5 वर्ष तक मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रही, तब भी मैंने कई बार वहां मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रधानमंत्री से कहा कि इसमें ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आप आरक्षण का प्रावधान कीजिए। नहीं हुआ, 5 वर्षों में नहीं हुआ। 1996 में उन्होंने उठाया था, तब भी नहीं हुआ। कल उन्होंने जब ये विधेयक देख लिया कि इसमें भी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी पीएमओ को। पीएमओ से जवाब भी आ गया कि आपकी चिट्ठी मिल गई। और उसके बाद उमा भारती ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि अगर आपने ये आरक्षण नहीं किया तो फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन वर्गों की महिलाओं का भरोसा उठ जाएगा। तो ये गंभीर चेतावनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कानून तो तब लागू होगा जब लागू होगा। 25% आप दे दीजिए तो बहुत है। आप आजादी के बाद से अब तक का देखिए, बड़ी पार्टियों को भी देख लीजिए, क्षेत्रीय और प्रादेशिक पार्टियों को देख लीजिए, 10, 12, 13, 14, 15, इससे ज्यादा 15% से ज्यादा टिकट नहीं दिए गए। कम से कम एक लीडरशिप तो पनपेगी। और एक ठोस कारण कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, ये विधेयक जब आया था और 1996 में से ही मान लीजिए आधार वर्ष मान लीजिए, तो 28 साल पहले भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या था। 2000 से इस देश में संचार क्रांति आती है, चैनल इंडस्ट्री आती है, पढ़ी लिखी महिलाएं आती हैं,
और एक आज 80-90% ये मुल्क जो है साक्षर है। तो जब लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक मूल्य आज की लड़कियां समझने लगी हैं, तो उनको अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? तब आप उनको फिर 5 साल के लिए टाल रहे हैं, ये एक बड़ी गंभीर बात है। दूसरी चीज कि जब आपने 50% आरक्षण दे दिया और वो पंचायत से लेकर के जो मेयर तक 50% महिलाएं ट्रेंड हो रही हैं पॉलिटिक्स में, तो अब उनको ऊपर उड़ान भरने का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी। जी। राजेश भाई साहब आपसे करके इसको समाप्त करूंगा मैं। राजेश, यही बात, कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अभी तक तो जो भी करते हैं उसमें तो सफल रहे हैं, वो जो भी इन्होंने किया है। देखिए, अगर सफल नहीं होते तो सत्ता में कैसे होते? तो सफल तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपको ये मानना होगा कि इस देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचती है, और दिल से सोचने का भारतीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान हुआ है। हमने देखा है कि जब मतदाता और अवाम, जिसको आप कहते हैं, वो जागरूक नहीं होती, वो देश के मसलों पर बहुत ही गहराई और गंभीरता से विश्लेषण करना नहीं चाहती, जब उसके लिए देश से ऊपर मजहब होता है, तब ये मुश्किल आती है, और तब अक्सर वो ऐसे लोगों का चुनाव कर बैठती है जिनका चुनाव नहीं करना चाहिए था। बाद में आप कितना ही पछताते रहिए, कितना ही रिग्रेट करते रहिए कि अरे भाई, इनसे तो हमने उम्मीद की थी कि हमारे घर के बेरोजगार बेटे को रोजगार दे देंगे, नौकरी मिल जाएगी, या उद्योग लग जाएगा, या हमारे खेत के लिए पानी आ जाएगा, या हमारे गांव में बिजली आ जाएगी, या कोई और जो समस्याएं हैं डे टू डे वो दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता, झोली खाली हो सरकार की, तो चुनाव में जाने के पहले पहले क्या कि एक बहुत प्रचलित मुहावरा था ना कि हम देखते थे कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार अपनी उपलब्धियों की स्लेट लेकर के इबारत लिखते हुए वो मतदाताओं से वोट मांगने जाती थी। अब नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके खाते में कुछ है ही नहीं, कोरी स्लेट है। तो यही कहानी है। इसलिए वो तरह-तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के और ऐसे मतदाताओं को भटकाने का काम करती है, जो दिमाग से नहीं, जो दिल से सोचते हैं। जी।